देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कल हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ के गए थे, लंग्स क्या है ना, कितने लोब्स होता है, सारा कुछ हम लोग जान के गए थे भाई मारे। तो आज हम लोग पढ़े इसका फंक्शन पढ़े, किसका, लंग्स का फंक्शन पढ़े, है ना। तो सब आदमी हेडिंग लगाया होगा, फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का क्या कार्य है ना। इसका कार्य हम लोग देख रहे हैं, फंक्शन। तो एक एक पॉइंट लिखते हैं और लिखेगा तुम लोग भी, लिखो। इट टेक पार्ट, it take part in the it take part in the process of breathing, breathing श्वासोच्छ्वास जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये क्या होता है, भाग लेता है। लिखो ना, अभी लिखेगा नहीं और तब उस टाइम कहेगा सर नीचे कीजिए ऊपर कीजिए, अभी लिखेगा नहीं। ये ब्रेथिंग में क्या करेगा, भाग लेगा, है ना। इसी में लिखना है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसों का आदान प्रदान करने में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट हेल्प इन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बस ब्रेथिंग है उसी को हम लोग ये दोनों मिला के बोलते हैं, बस इतना तक लिखो। लिखा गया। पहला पॉइंट हम लोग लिखे, ये भाग लेता है किसमें, ब्रेथिंग प्रोसेस में भाग लेता है, इन्वॉल्व होता है ना, ब्रेथिंग श्वासोच्छ्वास जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग लिखे हैं कि ये गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करने में। जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर हम लोग के द्वारा नॉस्ट्रिल के द्वारा क्या होता है, बाहर आता है, बॉडी के बाहर आता है। तो ये गैसों का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, इट हेल्प इन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतःश्वसन, जो सांस लेते हैं, है ना, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जो सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, है ना, अंतः श्वसन, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है बाह्य श्वसन। मतलब सांस लेने की प्रोसेस को इंस्पायरेशन और सांस छोड़ने की प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं, और दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोलेंगे, ब्रेथिंग कहते हैं। दोनों को एक साथ मिला करके ब्रेथिंग कहते हैं। और बीच में लिखें, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का ये क्या करेगा, आदान प्रदान कर। लिख लो, हिंदी लिखो, पहला पॉइंट का लिखो। लिखो, यह श्वासोच्छ्वास श्वास, गड़बड़ हो गया काज, एक सेकंड, ऐसे लिखो, ऐ हल्ला नहीं करो। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास लिखो। यह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में भाग लेता है। यह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में भाग लेता है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में भाग लेता है। बोल रहा है इतना, लिखा गया, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो, यह गैसों का यह गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय में मदद करता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, है ना। यह गैसों का विनिमय में भाग लेता है, भाग ले भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ मदद करता है, लिखो ना, कुछ भी लिखो।
मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो यह अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, यह अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन लिखा, यह अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में भाग लेता है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में मदद करता है। लिखो मदद करता है, मदद करता है, लिखो हेल्प लिखे हैं तो अब लिख लो मदद करता है। लिख लिया, यह अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में मदद करता है। तो ये हम लोग क्या किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, लंग्स का, है ना, फेफड़ा का। तो फेफड़ा का काम क्या है, सांस लेने और छोड़ने में जो प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मतलब स्पष्ट ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़े, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो इन्वॉल्व होता है, वो किसका फंक्शन है, किसका काम है, लंग्स का, है ना। और किस तरह से इंस्पायरेशन होता है, किस तरह से एक्सपायरेशन होता है, दोनों का, है ना, सारा प्रोसेस हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे ही इसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आया। ये तीनों पॉइंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट कर रहा है कि ब्रेथिंग में भाग लेता है, ब्रेथिंग का मतलब श्वासोच्छ्वास में। अगला, यह गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज करने में। और तीसरा लिखे हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है, भाग लेता है। देखो यहाँ पर क्या करना, तुम लोग एक फिगर बना लेना। हम तो कल बनाए ही थे, लेकिन उसमें हम केवल लोब को दर्शाए थे, है ना, केवल लोब को उसमें दर्शाए थे। तुम लोग बना लेना इसमें। और इसमें सारा कुछ स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, कल जो हम लोग पढ़े थे, इसमें सारा कुछ है। तो तुम लोग पेज नंबर देखो कितना है, एनसीईआरटी से ही बना लेना है, एनसीईआरटी से ही बना लेना, इसी से ठीक रहेगा। देखो यही फिगर बना लेना, है ना। पेज नंबर है 269 और फिगर नंबर है 17.1। लिख लो यहाँ, फिगर नंबर है 17.1, पेज नंबर है 269। बना लेना है फिगर, कल चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं रहेगा बना हुआ तो समझ लो फिर हालत खराब कर देंगे। यहाँ बना लेना फिगर। चलो अब अगला हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लिखो, हेडिंग देना, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, श्वासोच्छ्वास विधि। हेडिंग लगाना है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, श्वासोच्छ्वास विधि, श्वासोच्छ्वास विधि, है ना। मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग का, मतलब श्वासोच्छ्वास का। तो पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग होता क्या है। तो ब्रीथिंग होता है जो सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना, जो सांस इनटेकिंग और आउटसाइड होता है ना, मतलब शरीर के अंदर जाता है और शरीर से बाहर जो आता है गैस, है ना, यही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जैसे श्वसन हम लोग बोलते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, तो लोग बोलता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ऐसा थोड़े होता है। वो होता है रिस्पायरेशन, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन नहीं बोलते, ब्रीथिंग बोलते हैं, है ना। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज होता है, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एटीपी के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन। लेकिन ब्रीथिंग क्या होगा, तो ब्रीथिंग जो कहता है, जो पहले से तुम लोग को याद है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, उसको श्वसन नहीं, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन इन्वॉल्व होता है सारा पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे।
लिखो, लिखना, इट इज अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ thoracic cavity is known as breathing। देखो अल्टर, यहाँ हम दूसरे टाइप का लिखे, सेम चीज वही चीज है ना। अल्टरनेट मूवमेंट होता है किसका, थोरेसिक कैविटी का। तो सांस जब लेगा तो फूलेगा, सांस जब छोड़ेगा तो सिकुड़ेगा, तो अल्टरनेट मूवमेंट हुआ कि नहीं थोरेसिक कैविटी का। इसीलिए हम डायरेक्ट लिखें कि जो थोरेसिक कैविटी है वो अल्टरनेट मूवमेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथिंग कहते हैं। इसी में और लिखते हैं, पर अगर आप चेंज करके लिखना, ड्यूरिंग breathing thoracic cavity move upward direction and downward direction पूर्ण विराम दे देना। ब्रेथिंग mechanism involve टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वही दोनों होता है जो हम लोग पहले लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखना, इंस्पायरेशन अंतः श्वसन, और दूसरा लिखना है एक्सपायरेशन बाह्य श्वसन। उसके बाद हेडिंग लगाना है इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन the intaking of fresh air from outside of body to alveoli sac of lungs is called inspiration. Inspiration process perform by the help of four structure कौन बैठ के कैसे
4 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन कौन होता है? पहला पॉइंट लिखते हैं, डायफ्राम, दूसरा लिखना एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तीसरा लिखना इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। चौथा लिखना एब्डोमिनल मसल्स। इसका हिंदी लिखना है डायफ्राम, बाह्य अंतरापार्श्व अंत अंतरापार्श्व उदर लिख लो।
लिख लिया होगा। चलो हिंदी लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। यहीं से लिख रहे हैं ना, ऊपर का तो हिंदी लिख लिए थे। चलो यहाँ से लिख रहे हैं, ब्रेथिंग मैकेनिज्म, है ना। हिंदी लिखते हैं, यहाँ से सब आदमी लिखना। लिखो, यहाँ से हिंदी लिखना। लिखो, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में एकांतर गति को, वक्ष गुहा में एकांतर गति को, वक्ष गुहा में एकांतर गति को, एकांतर गति को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। वक्ष गुहा में एकांतर गति को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लिखा गया, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसी में लिखना, पैराग्राफ चेंज करके देखो, श्वासोच्छ्वास के दौरान, श्वासोच्छ्वास के दौरान वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, लिखा, वक्ष गुहा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और ऊपर की ओर और नीचे की ओर, और नीचे की ओर गति करता है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर गति करता है, गति करता है, गति करता है, पूर्ण विराम उसी में आगे लिखना। श्वासोच्छ्वास विधि में, श्वासोच्छ्वास विधि में दो प्रक्रिया भाग लेता है, श्वासोच्छ्वास विधि में दो प्रक्रिया भाग लेता है, दो प्रक्रिया भाग लेता है। पहला लिखना, अंतःशोषण और दूसरा बाह्य शोषण, अंतःशोषण और बाह्य शोषण, अंतःशोषण और बाह्य शोषण। उसके बाद हेडिंग लगाना, अंतःशोषण, उसमें लिखना अंतःशोषण में, अंतःशोषण में हेडिंग लगा के लिखना। देखो, श्वासोच्छ्वास की वैसी विधि, श्वासोच्छ्वास की वैसी विधि, श्वासोच्छ्वास की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें, जिसमें शुद्ध हवा, शुद्ध हवा शरीर के बाहरी भाग से, शुद्ध हवा शरीर के बाहरी भाग से, शरीर के बाहरी भाग से फेफड़ों के वायुकोष्ठ, शरीर के बाहरी भाग से फेफड़ों के वायुकोष्ठ तक जाता है, फेफड़ों के वायुकोष्ठ तक जाता है, जाता है, कौमा इस प्रक्रिया को, कौमा इस प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं, इस प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। लिख लिया, अथवा करके लिख लो नीचे में, जो पहले से याद है अथवा करके लिखो नीचे में, लिख लो। लिखो, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। मान लो वो चीज नहीं याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। अथवा करके नीचे में लिख लो ना रे, बीच में लिखो अथवा और नीचे से लिख लो, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। लिखा गया, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। लिखा गया। चलो और क्या था, और लिखे हुए ना नीचे, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो, इस प्रक्रिया में,
इस प्रक्रिया में चार प्रकार की संरचना, इस प्रक्रिया में चार प्रकार की संरचना मदद करता है, चार प्रकार की संरचना मदद करता है। डैश दे करके पहला दूसरा तो लिख दिए, लिख लेगा। डायफ्राम है, बाह्य अंतरापरशुक मसल्स कहते हैं इसको, आगे मसल्स नहीं लिखे, नहीं, बाह्य अंतरापरशुक मांसपेशी भी लिख सकता है यहाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, बाह्य अंतरापरशुक मांसपेशी, यहाँ भी लिख सकता है अंतरापरशुक मांसपेशी, और लास्ट है उदर मांसपेशी, एब्डोमिनल मसल्स। मसल्स लिखा गया होगा। देखो अब क्या लिखे हैं, पहले ध्यान से देखो, इधर लिख लिया बोर्ड। पहला क्या लिखा, डायफ्राम, दूसरा बाह्य अंतरापरशुक मांसपेशी, तीसरा अंतरापरशुक मांसपेशी, और चौथा है उदर मांसपेशी। तो ये चारों इन्वॉल्व होता है किस में, इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन का मतलब अंतः शोषण, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ये चारों मिल करके काम करता है, समझ में आ रहा है। और यही चारों मिल करके एक्सपायरेशन में भी काम करता है, बाह्य शोषण में भी। जो काम इसका है उस टाइम, अब इंस्पायरेशन में जो काम होगा इसका जस्ट उल्टा किस में होगा, एक्सपायरेशन में होगा। क्योंकि सांस ले रहे हैं, अब जो मसल्स फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, अब जब सांस छोड़ेगा तो वो मसल्स क्या होगा, जो फैल रहा है वो सिकुड़ेगा, जो सिकुड़ रहा है वो क्या होगा, फैलेगा, यही ना होगा उल्टा। तो इसमें क्या है पहले यहाँ ध्यान से देखो इधर, उसके बाद फिर आगे हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। ब्रीथिंग मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लिखे क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ लिखे हैं अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी, है ना। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, अल्टरनेट मूवमेंट होता है। अल्टरनेट मूवमेंट का मतलब एक बार फैला तो दूसरी बार सिकुड़ेगा, फिर सिकुड़ा तो उसके बाद फिर फैलेगा, फैलना सिकुड़ना फैलना, यही ना होता है। जैसे हम लोग क्या होता है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, अब ऐसा तो नॉर्मल हमेशा होते रहता है। जब ध्यान से अभी, है ना, एक मिनट कुछ ही टाइम देख लो, अभी ऐसे शांत होके, है ना, और सांस लो छोड़ो तो देखो ये फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये और यही क्या है, थोरेसिक कैविटी, यही ना है, थोरेसिक कैविटी है। अब ये थोरेसिक कैविटी फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, तो अल्टरनेट इसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अभी जैसे मान लो फैला तो फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर, तो ये अल्टरनेट मूवमेंट हो रहा है किसमें, थोरेसिक कैविटी में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। या फिर अगर इस टाइप से याद है तो ठीक, नहीं तो ऐसे याद रख सकता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। अब मान लो कि फैला, थोरेसिक कैविटी फैला, इसका मतलब सांस लिए, अरे लेगा तो क्या होगा, फैलेगा, तब ना एयर अंदर जाएगा। और सिकुड़ा, सिकुड़ने का मतलब क्या है, सांस छोड़े, है ना। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, आगे लिखे ड्यूरिंग ब्रीथिंग थोरेसिक कैविटी मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड। अब जब ब्रीथिंग प्रोसेस होगा तो ब्रीथिंग प्रोसेस के समय, ठीक है, कलर ऐसे रहने दें, यस सर, और दूसरा एक सेकंड, हाँ ठीक। अब देखो, जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय जो थोरेसिक कैविटी है वही हम लिखें, थोरेसिक कैविटी मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये थोरेसिक कैविटी क्या होगा, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ फैलेगा, फिर अंदर की तरफ आएगा। तो ये बाहर की तरफ आ रहा है उसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर सिकुड़ रहा है इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आगे लिखिए ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किस में, ब्रीथिंग में, और होता भी है। एक बार सांस ले रहे हैं वो प्रोसेस हो गया, और एक बार सांस छोड़ रहे हैं वो प्रोसेस हो गया, तो दो प्रोसेस हो गया। तो इसमें क्या क्या लिखे देखो, इंस्पायरेशन अंतः शोषण मतलब सांस ले रहे हैं वो प्रोसेस हो गया, और एक बाह्य शोषण हो गया एक्सपायरेशन जिसमें सांस छोड़ रहे हैं वो हो गया। तो दो प्रोसेस काम करता है किसमें, ब्रीथिंग में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब यहां लिखे हैं देखो, इंस्पायरेशन का मतलब होता है जो हम लोग हवा
सांस में लेते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। यह लिखें कि इन टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी टू एल्वियोली सैक ऑफ लंग्स। लंग्स में, है ना, अभी फिगर बना के दिखा देंगे, आज ऐसे भी हम लेकिन आज तो काम ही नहीं कर रहा है वाईफाई, दिखाएंगे एक सेकंड बना के। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट में कल हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में समझे थे, रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में देखे थे, देखना उसमें सबसे लास्ट में एल्वियोली डक्ट है और एल्वियोली डक्ट के से जुड़ा हुआ रहता है एल्वियोली सैक, है ना। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, बाहर से जो एयर जाता है हम लोग के अंदर बॉडी, देख लिखे हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब जो फ्रेश एयर है शरीर के बाहरी भाग से एल्वियोली सैक तक, है ना, लंग्स के एल्वियोली सैक तक, लंग्स का जो एल्वियोली सैक है, वायु कोष्ठ है, वहां तक जो हवा जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। उतना अगर नहीं याद रहता है तो डायरेक्ट भी याद रख सकता है, क्या कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन कहेंगे, अंतः श्वसन कहेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहेंगे, इंस्पायरेशन कहेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखे हैं, इंस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ 4 स्ट्रक्चर। ये जो इंस्पायरेशन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, इसमें 4 मसल्स या ऐसे हम लोग कह सकते हैं 4 स्ट्रक्चर जो होता है वो काम करता है, और उसके मदद से हम लोग सांस ले रहे हैं। किसके इसके मदद से, तो डायफ्राम है ना, डायफ्राम के मदद से सांस लेते हैं, उसी में लिखें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और एब्डोमिनल मसल्स है, ये चारों के वजह से लेते हैं। अब ये चारों के वजह से कैसे ले रहे हैं, एक एक करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग लगाएगा डायफ्राम, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, आगे हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि सेम होता है, जो प्रोसेस इसमें होगा इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें, एक्सपायरेशन में, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बढ़िया से। अगला हेडिंग देना ना, डायफ्राम। लिखो हेडिंग दो, डायफ्राम। डायफ्राम हेडिंग देना, डायफ्राम। लिखो इसमें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस, इंस्पायरेशन प्रोसेस, इंस्पायरेशन प्रोसेस, डायफ्राम बिकम फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा हो जाना। डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तो देखो सांस लेने से सांस अंदर जाएगा, अंदर जाता है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही बढ़ता है तो डायफ्राम नीचे में लगा हुआ रहता है, वो चपटा हो जाता है, वो चूंकि फैलता है तो फैलेगा तो चपटा हो जाता है, चपटा होने के कारण उसका वॉल्यूम हो गया। उसके बाद जो रिब्स होता है, एक्सटर्नम रिब्स होता है, वो भी क्या होगा, फैलेगा, फैलने से उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण एयर जो होता है अंदर प्रवेश कर जाता है। सेम इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकता है गुब्बारा से, है ना, गुब्बारा जो होता है बैलून, उसमें क्या होता है, जैसे हवा भरते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसमें वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा उसमें एयर उतना ज्यादा इंटर करता है, मतलब जितना ज्यादा एयर इंटर कर रहा है उसमें क्या होगा, वॉल्यूम उसका क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही उस सिकुड़ेगा तो वो क्या होता है, वॉल्यूम उसका घटेगा और एयर उसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऐसे सेम होता है हम लोग के थोरेसिक कैविटी के साथ या लंग्स के साथ बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सांस लेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा थोरेसिक कैविटी का वो क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर इंटर करेगा, हवा अंदर जाएगा, और जैसे सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर पड़ता है एयर पर और एयर क्या होगा, बाहर आ जाता है। एयर पर क्या होगा, प्रेशर, अरे वॉल्यूम कम होगा, मतलब थोरेसिक कैविटी सिकुड़ेगा
सिकुड़ने से एयर पर प्रेशर पड़ेगा, और एयर पर प्रेशर पड़ेगा तो एयर जिधर उसको जगह मिलेगा उधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो उसका जो रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उससे उस क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो पहला यही हम लिखे, डायफ्राम में क्या लिखे हैं कि इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान डायफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, और चपटा होने के कारण इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एक एक करके बात लिखते हैं, अगला लिखते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसमें लिखो ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस this muscles become contraction, हलाने करो, लिख contraction, so ribs and sternum pulled upward, और आउटवर्ड डायरेक्शन, पुल हो जाता है ना, आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका जो होता है ये एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल में क्या होता है, इसमें कंट्रैक्शन हो रहा है, उसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना या फैलना, सिकुड़ना। अब उसके बाद इंटरनल जो था, इंटरनल में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, उसमें फैल जाएगा, है ना। और यहाँ जो एस्टर्नम है, रिब से एस्टर्नम है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्या कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट इसका उल्टा। अगला भी लिख ही लेते हैं, अगला लिख लेना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लिखो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस these muscles become expansion, so ribs and sternum pulled डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन।
बोलो कौन बोल रहा है? बोलो क्या बोल रहा है? तो ये दोनों क्या करता है? अपोजिट होता है। जैसे देखो, इंस्पायरेशन प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा। तो वहां पर ये तो इंस्पायरेशन पर है ना, एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। यही अगर हम लोग पढ़ेंगे किस में? एक्सपायरेशन में तो एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, वहां पर फैलेगा। यहां सिकुड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा? फैलेगा। लेकिन यहां पर देखो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें इंस्पायरेशन में एक्सपेंशन हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे किस में? इंटरनल एक्स एक्स अरे इंस्पायरेशन में, है ना, एक्सपायरेशन में पढ़ेंगे तो वहां पर ये एक्सपेंशन नहीं होकर के क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है, इंस्पायरेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। तो जो चीज इसमें हो रहा है उसमें उसका क्या होगा? उल्टा होगा, है ना, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। अगला लिखो। अगला चौथा है एब्डोमिनल मसल्स। लिखो एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स लिखना है इसमें। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस दिस मसल्स become relax। become relax। become relax। इसमें एब्डोमिनल मसल्स क्या होगा? रिलैक्स होगा। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना। बाय द हेल्प ऑफ फोर स्ट्रक्चर, फोर स्ट्रक्चर thoracic cavity volume, thoracic cavity volume and also lungs, lungs volume, lungs volume volume become increase, become increase, फुल स्टॉप देना। आगे लिखना ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस due to this also increase, increase the volume of, volume of alveoli sac, alveoli sac, so 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 inspired air, inspired air
enter into alveoli sac, इंटर करेगा alveoli sac में of lungs and 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 inspiration process is completed. लिखा गया? लिखो, हिंदी लिखो। फर्स्ट पॉइंट से लिखना है ना। कहाँ से लिखना है? डायफ्राम से ना, डायफ्राम से ही हिंदी लिखना है। लिखो डायफ्राम से। लिखो अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है ना, चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। लिखा गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। लिखो अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान, अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान यह मांसपेशी, अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान यह मांसपेशी, यह मांसपेशी सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए, इसलिए रिब्स और स्टर्नम, इसलिए रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम, लिखे रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फैल जाता है, ऊपर की तरफ फैल जाता है। लिखा? ऊपर की तरफ फैल जाता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में। लिखो अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान यह मांसपेशी, यह मांसपेशी के दौरान यह मांसपेशी, लिखा गया? यह मांसपेशी
क्या होता है? फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलता है ना रे। देखो भाई, अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान यह मांसपेशी फैल जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है, लिख लिया? उसी में लिखा, इसलिए रिब्स और एस्टर्नम, इसलिए रिब्स और एस्टर्नम, रिब्स और एस्टर्नम, एस्टर्नम नीचे की तरफ सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ फैल जाता है, खिंचा जाता है, नीचे की तरफ फैल जाता है। पुल हो जाना, पुल मतलब क्या? खिंचा जाना या फैल जाना बाहर की तरफ, है ना, फैल जाता है। चलो अगला लिखो, एब्डोमिनल मसल्स में लिखो, अंतः श्वसन प्रक्रिया में यह मांसपेशी, अंतः श्वसन प्रक्रिया में यह मांसपेशी, यह मांसपेशी, कौन मांसपेशी? एब्डोमिनल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यह मांसपेशी, यह मांसपेशी रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स का मतलब, हाँ इंग्लिश से लिख लो ना, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स का मतलब कंफर्टेबल, जो बोलते हैं हम लोग, है ना। हाँ लिखो, रिलैक्स हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, रिलैक्स हो जाता है, लिखा गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, देखो चारों संरचनाओं के, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, चारों संरचनाओं के मदद से, चारों संरचनाओं के मदद से वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन और वक्ष गुहा का आयतन और फेफड़ों के आयतन में, वक्ष गुहा के आयतन और फेफड़ों के आयतन में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, लिखा गया। इसके दौरान, इसके दौरान वायुकोष्ठ के आयतन में भी, इसके दौरान वायुकोष्ठ के आयतन में भी, वायुकोष्ठ के आयतन में भी वृद्धि होती है। इसके दौरान वायुकोष्ठ के आयतन में भी वृद्धि होती है, लिखा गया। वृद्धि होती है, इसलिए, इसलिए, इसलिए अंतः श्वसन प्रक्रिया में, इसलिए अंतः श्वसन प्रक्रिया में, अंतः श्वसन प्रक्रिया में, इसलिए अंतः श्वसन प्रक्रिया में वायु, वायु लिखा, वायु, अब अलग से लिखना वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ एक साथ लिखना, वायु वायुकोष्ठ में प्रवेश कर जाता है। वायु की जगह हवा लिख लेते तो ठीक रहता, हवा वायुकोष्ठ में, ठीक है लिखो ना, वायु वायुकोष्ठ में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और इस तरह से, और इस तरह से अंतः श्वसन प्रक्रिया, और इस तरह से अंतः श्वसन प्रक्रिया क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अंतः श्वसन प्रक्रिया पूर्ण हुआ, लिखा गया, पूर्ण हुआ। देखो इसमें क्या लिखे, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से बात में समझना है। जैसे गुब्बारा है, बैलून है, अब उसमें क्या होता है, हवा जब अंदर जाएगा, तो हवा अंदर जाएगा तो इसका मतलब है जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा, सब स्ट्रक्चर क्या करेगा, फैलेगा। फैलने के दौरान उसका, उसका जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसमें
उसका जो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो हवा बाहर से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। और वो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ने से क्या होगा, जैसे मान लो कि बाहरी स्ट्रक्चर उस पर एयर पर दबाव डालेगा, दबाव डालेगा तो एयर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, सिंपल सी बात। ऐसे जैसे मान लो गुब्बारा है, उसमें हवा भर दिए, अब हवा भरा गया, इसका मतलब इंस्पायरेशन हो गया, उसको एक्सपायरेशन करना है तो मुंह को खोल दो, है ना, बांधा हुआ है, उस मुंह को क्या करो, खोल दो, या नहीं तो क्या करो, बैलून को दबाओ, दबाने से क्या होगा, जिधर कमजोर पड़ेगा उधर फट के बाहर सब सारा का सारा एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एयर पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, जहां से उसको रास्ता मिला वहां से होकर के वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो यही सारा बात हम यहां से लिखे हुए हैं। इसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर काम करता है, पहले शुरू से हम लोग समझ, यहां तक तो समझे थे, है ना। 4 तरह के स्ट्रक्चर काम करता है, डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है। अब ये किस तरह से काम करता है, देखो डायफ्राम में क्या होगा, डायफ्राम ये फ्लैट हो जाता है, सिकुड़ मतलब फैल जाएगा, है ना, चपटा हो जाता है। चपटा कैसे होगा, अभी हम सर्च करके तुमको दिखा देते हैं, है ना। उसमें क्या होगा, नीचे जो डायफ्राम लगा हुआ है, अब जैसे सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब मान लो कि रिलैक्स जिस टाइम रहते हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, उस टाइम क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है डायफ्राम उस टाइम, और जैसे सांस लेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायफ्राम को भी तो बढ़ना होगा, तो डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है, चपटा हो जाता है। तो वही बात लिखे, इसमें चपटा हो जाएगा। दूसरी बात लिखे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कि इंस्पायरेशन प्रोसेस में ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, ये मसल्स कंट्रैक्शन करेगा। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ेगा, जिसके कारण रिब्स जो होता है, कल बताए थे रिब्स के बारे में, रिब्स ये जो बाहर वाला, ये जो इस तरह से हड्डी रहता है चारों साइड से, है ना, जुड़ा हुआ, तो इसको रिब्स कहते हैं। और बीच में जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है सारा रिब्स, इसको एस्टर्नम कहते हैं। ये एस्टर्नम पुल्ड हो जाता है, खिंचा जाता है, किधर, आउट अपवर्ड या आउटवर्ड, बाहर की तरफ खिंचे। अरे बाहर की तरफ खिंचाएगा तब तो क्या होगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, बाहर की तरफ नहीं खिंचाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो क्या होगा, बाहर की तरफ ये क्या करेगा, पुल करेगा, किसको, रिब्स और एस्टर्नम को। और इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होता है, इसका जो मसल्स है, ये मसल्स एक्सपेंशन करेगा, फैलेगा। अब जैसे फैलेगा तो इसका रिब्स और एस्टर्नम होता है, पुल्ड होता है डाउनवर्ड की तरफ, है ना, डाउनवर्ड होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये दोनों आपस में, है ना, ये क्या बोलते हैं, पारस्परिक संबंध बोल सकता है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता है। उसके बाद है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल का मतलब उधर ये लिखाए थे, मांसपेशी होता है। ये क्या होगा, जब इंस्पायरेशन के दौरान सांस लिए, है ना, सांस लेगा तो देखेगा ये जो कैविटी है स्टोमैक वाला, है ना, ये क्या हुआ, रिलैक्स फील होता है, सांस लिया, और सांस छोड़ेगा तो ये लगेगा कि फूल गया। अरे एक बार करके देखो, सांस लो और छोड़ो, तो लग रहा है ना, सांस ले रहा है तो लग रहा है कि एब्डोमिनल कैविटी का जो मसल्स है ये रिलैक्स हो रहा है, और छोड़ेगा तो लगता है कि ये तो शांत होगा, लेकिन ये लगता है कि फूल गया होता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, रिलैक्स फील होता है इसमें। इसमें देखो, इसमें हम यही वॉल्यूम के बारे में लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि चारों के मदद से, चारों स्ट्रक्चर के मदद से इसमें जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके साथ साथ लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, और जैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब है उसके अंदर एल्ब्यूली सैक होता है, एल्ब्यूली सैक का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। देखो एक बात याद रखना, लंग्स का जो इसको एक्सट्रैक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कहा जाता है, एल्ब्यूली सैक को कहा जाता है, याद रखेगा, एल्ब्यूली सैक को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, किसका, लंग्स का एल्ब्यूली सैक का कहा जाता है। मतलब एल्ब्यूली सैक को लंग्स का मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है लंग्स को, किसको, एल्ब्यूली सैक को, है ना। लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है कौन होता है, एल्ब्यूली सैक होता है, याद रखेगा। तो जैसे लंग्स का क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा,
तो एल्वियोली सैक का भी अंदर में क्या होगा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब जगह ज्यादा होगा और हवा क्या होगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। वही बात लिखे यहाँ, देखो यहाँ लिखे हैं थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम एंड आल्सो लंग्स वॉल्यूम क्या होगा, बिकम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। आगे लिखे ड्यू टू दिस, इसके दौरान इंक्रीज होगा क्या, द वॉल्यूम ऑफ एल्वियोली सैक, एल्वियोली सैक का भी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सो इंस्पायर्ड एयर, जो हम लोग सांस के रूप में जो हवा लेते हैं वो इंटर कर जाएगा, कहाँ इंटर कर जाएगा, एल्वियोली सैक में, लंग्स के एल्वियोली सैक में वो क्या होगा, इंटर कर जाएगा। एंड इंस्पायरेशन प्रोसेस इज क्या, कंप्लीटेड। इस तरह से इंस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब जैसे ही लंग्स के पास गया, अब लंग्स के पास जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन क्या होगा, चला जाएगा कहाँ, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके चल जाएगा ब्लड में, और ब्लड से जो आया रहता है शरीर से जो ब्लड ले करके आता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा किसको, लंग्स के एल्वियोली सैक में चलाएगा। तो जैसे आएगा लंग्स में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम लोग सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन होगा, और वो ब्लड को क्या करेगा, ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन जाएगा वो पूरे शरीर में क्या होगा, फैला देगा, है ना, पूरे शरीर में इसको फैला। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। अब ये थोड़ा सा छोटा सा है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में भी। एक्सपायरेशन हेडिंग देना, एक्सपायरेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो इंस्पायरेशन का अपोजिट होता है एक्सपायरेशन, हेडिंग देना एक्सपायरेशन। हला नहीं करो, लिखो एक्सपायरेशन, हेडिंग दो। The expelling of whole air from alveoli sac, from alveoli sac of lungs, alveoli sac of lungs to outside of body is called expiration, expiration। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, expiration process also performed by the help of four structure, four structures इसी में लिखना, that structures act as opposite functions, opposite functions। ये क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा, पहला पॉइंट लिख लेना। उसी तरह से डायफ्राम है, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तीसरा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और चौथा लिखना, चौथा क्या है, एब्डोमिनल
मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। लिखो चारों। जो इंस्पायरेशन में हम लोग पढ़े थे वही चारों है, और जैसा उसमें काम था उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसमें काम होगा एक्सपायरेशन में। हिंदी तो इससे पहले इसका का लिखा हुआ है, वही हिंदी लिख लेगा। लिखा गया। डेफिनेशन लिखो जल्दी से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का। देखो श्वासोच्छ्वास की ऐसी प्रक्रिया अब लिख लिया। लिखो श्वासोच्छ्वास की ऐसी प्रक्रिया, श्वासोच्छ्वास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें अशुद्ध वायु, जिसमें अशुद्ध वायु या दूषित वायु भी बोल सकता है, अशुद्ध वायु फेफड़ों के वायुकोष्ठ से, अशुद्ध वायु फेफड़ों के वायुकोष्ठ से, फेफड़ों के वायुकोष्ठ से, फेफड़ों के वायुकोष्ठ से शरीर के बाहर, फेफड़ों के वायुकोष्ठ से शरीर के बाहर निकालता है, निकलता है, निकलता है, कॉमा इस प्रक्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। लिखा गया, बाह्य शोषण कहते हैं। अथवा करके इसको भी लिख लेगा। क्या उसमें क्या लिखा था इंस्पायरेशन में, सांस लेने की क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं, इसमें लिखना सांस छोड़ने की क्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। अथवा करके लिख लो, सांस छोड़ने की क्रिया को, सांस छोड़ने की क्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं, बाह्य शोषण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो बाह्य शोषण प्रक्रिया में भी, पैराग्राफ चेंज करके, बाह्य शोषण प्रक्रिया में भी, बाह्य शोषण प्रक्रिया में भी चार प्रकार के संरचना, चार प्रकार के संरचना मदद करता है, चार प्रकार के संरचना मदद करता है। लिखा, चार प्रकार के संरचना मदद करता है जो अंतः शोषण के, जो अंतः शोषण के, मारेंगे ना ऐसा, जो अंतः शोषण के विपरीत, जो अंतः शोषण के विपरीत कार्य करता है, जो अंतः शोषण के विपरीत कार्य करता है, जो अंतः शोषण के विपरीत कार्य करता है। तो इसमें समझ में आ रहा है, इंस्पायरेशन में जो भी काम कर रहा था ना ये चारों मसल्स, इसमें क्या करेगा, इसमें उसका उल्टा करेगा। उसमें फैल रहा था तो इसमें क्या होगा, सिकुड़ेगा। जो उसमें सिकुड़ रहा था इसमें फैल रहा है। जो उसमें मान लो डायफ्राम के बारे में अगर कहे उसमें फ्लैट हो रहा था तो इसमें फ्लैट नहीं होगा, जैसा अवस्था रहेगा वैसे में रहेगा। इसमें एब्डोमिनल मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है, इसमें रिलैक्स नहीं होता है ना। इस तरह से जस्ट इसका क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
इसको कहते हैं हम लोग बाह्य शोषण। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझ में आया। इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में, इधर ध्यान दो, इसका हिंदी अपना लिख लेगा नीचे पॉइंट बना के, चारों नीचे चारों पॉइंट लिख लेना, है ना। ये चारों का हिंदी नीचे लिख लो, अभी जो हिंदी लिखाए हैं उसमें चारों का हिंदी पहले से लिखे हुए। देखो एक्सपायरेशन में क्या हम लोग देखें, इसमें क्या होगा, जो फॉल एयर होता है, दूषित वायु होता है, वो क्या होता है, लंग्स के जो एल्वियोली सैक से क्या होगा, बॉडी के बाहर आउटसाइड निकलेगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, बाह्य शोषण कहेंगे। सांस छोड़ने की क्रिया को बाह्य शोषण कहेंगे। इसमें चार तरह के, इसमें भी क्या होगा, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, और ये चारों स्ट्रक्चर क्या होता है, अपोजिट क्या होगा, फंक्शन करता है किसका, इंस्पायरेशन का। मतलब जो इंस्पायरेशन होता है उसका ये अपोजिट क्या करेगा, काम करता है। समझा। तो चारों ये डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स है। तो यहां तक मतलब मैकेनिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। इसका एक सेकंड बैठे रहो, इसका वीडियो देखते हैं अगर होगा तो फिर। शांत रहेगा। खुलेगा तब तो। शांत रहेगा, शांत रहो। देखो यहाँ पूरा रास्ता दिखा रहा है ना, नाक से है ना, इस तरह से होते हुए पूरा लंग्स के पास आता है। चुपचाप देखते रहो, आवाज नहीं है ना। इसमें सारा लिख भी रहा है ना, गैस लॉ ऑफ रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है वो सारा कुछ लिख रहा है। देखो इसमें किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना, 760 mmHg है, और पीआई है, ये इसके अंदर का बता रहा है, इन अंदर का पीआई से इसको इंडिकेट करते हैं इंटरनल। जो बता रहे हैं जल्दी जल्दी निकलेगा। इस इसमें खाली दिखा रहा है जी, बोल नहीं रहा है। देखो यही फाइल रहा और सिकुड़ रहा है, वही बात कर रहा है। देखो इंटर्न कॉस्टल मसल्स है ना, जब देखो इसमें सीधे लिख रहा है ना इंटरनल कॉस्टल मसल्स लिख रहा है, इंटर कॉस्टल मसल्स, क्योंकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इसमें और ये वाला पार्ट दिख रहा है, यही है डायफ्राम, है ना, यही वाला पार्ट क्या है, डायफ्राम है। इसी पार्ट ये फैलता और सिकुड़ेगा। दूसरा रुको, वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगा, दूसरा देखते हैं। देखो रिस्पायरेशन दिखाएगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट। देखो सांस ले रहा है ना, इनहेल, और सांस छोड़ रहा है, एक्सहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, जिसको एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिखा रहे हैं। रुको तुम लोग enable us to breathe, as we देखो do on average 23,000 times a day. ये वॉल्यूम बता रहा है। The system includes the nose and nasal देखो cavity, नेजल कैविटी पूरा दिखा रहा है। such as providing नहीं, us शांत होके with देखो। sense of smell, warming and moistening देखो the air we breathe सांस in, ले रहा है, जा रहा है ना इधर से। and out irritants such as अब dust, इसमें धूलकण सब सारा कुछ जा रहा है, डस्ट पार्टिकल सब इसमें क्या होता है, रह जाता है। वही चीज दिखा रहा है। the throat, also known as the फेरिंग्स दिखा रहा है। is a tube that carries air from the nasal cavity. देखो यही पर फेरिंग्स बताए थे, कंठ वाला पार्ट है ना, वही वाला पार्ट ऑरेट लिखे ना कंठ, और भाग्य के अरे भाग जाता है तो हम क्या करेंगे, वाईफाई काम। अच्छा शांत रहो। Through the voice box, हाँ चला। down into the wood-fired or trachea. The windpipe then splits it into breathing tubes. देखो यही लंग्स का पार्ट, ये आ गया ट्रैकिया। These breathing tubes are called the bronchi. She stared into the bronchi. ब्रोंकियोल्स बताए थे, लिखाए थे ब्रोंकियोल्स। Till they eventually form tiny ये है एल्ब्यूली सैक। or देखो एल्ब्यूली सैक है ये। respiratory system does two very important things. It brings oxygen into our body, which we need for cells to live and function properly. And secondly, it allows us to exhale carbon dioxide from our body. Carbon dioxide is a waste gas that is produced as a part of the body's energy-making process. इधर तो As रे we बात का inhalation लगा। through the nose, throat, voice box, into the breathing tubes, you will notice the lungs inflating. As we breathe in, muscles are working to inflate the lungs. The diaphragm, a देखो large sheet of muscle which नीचे stretches वाला यही है across our diaphragm। chest, under the ये rib दोनों cage, लंग्स। does most of the work during inhalation, causing the chest to expand as the lungs fill with air. The air travels down to the end of the breathing tubes, where it enters the tiny air देखो valve. एल्ब्यूली सैक दिखा रहा है। The tiny air sacs are filled with एल्ब्यूली oxygen, सैक है। the air traveling down ब्लू वाला the दिख रहा है, breathing tubes. ये है वेन है। Each tiny sac is a और whole network of रेड वाला है, blood vessels. ये है आर्टरी है, सीरा और धमनी पड़ा होगा। The air sacs, ये the oxygen ब्लड जा रहा है, through a process called आरबीसी है ये सब। The tiny air sacs have extremely thin walls, a large surface area lined with देखो यहाँ ऑक्सीजन इन कर रहा है, देखो ऑक्सीजन ये जो ब्लू वाला आ रहा है, oxygen particle. ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के अब ये क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। ऑक्सीजन जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ और अच्छा से समझ में आएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, मतलब शुद्ध रक्त हो गया। अब ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा, है ना, पल्मोनरी वेन के द्वारा जाएगा हार्ट में। The body to all the organs juice. This process is essential देख रहा है आ रहा है, और ये सब रेड है ना, ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है उधर। ये वो चीज अभी नहीं दिखा रहा है, अभी केवल दिखा रहा है कि ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। a waste product of the body is traveling in the opposite direction. देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिखा रहा है। अब ब्लू वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा है ना, एल्ब्यूली सैक में जा रहा है, और ऑक्सीजन किस में आ रहा है, ब्लू वाला जो दिख रहा है वो आ रहा है, वो है ऑक्सीजन, और ब्लू ग्रीन वाला है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्ब्यूली सैक में भेज दे रहा है, और उससे क्या हो रहा है, और अब देखो यहाँ पर ये आ गया है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्ब्यूली सैक में गया, और एल्ब्यूली सैक के द्वारा लंग्स के द्वारा क्या होगा, फिर बाहर आ जाएगा। देखो लंग्स में आया, ट्रैकिया गया, ट्रैकिया के द्वारा फिर लैरिंग्स होते हुए है ना अंदर, फिर नॉस्ट्रिल के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल गया। ये होता है एक्सपायरेशन, है ना, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। और जो पहले दिखा रहा था वो क्या था, इंस्पायरेशन। यही प्रोसेस होता है, और क्या कुछ होगा, समझ में आया।
तो कल पिछले क्लास में हम लोग पिछले नहीं अगले क्लास में आएंगे तो उसमें देख हार्ट करते हैं लंग्स का जो पूरा स्ट्रक्चर बोले हैं बना के लेके आने के लिए वो पूरा बना के लेके आएगा ठीक है तो रहने दो मिलते हैं फिर mechanisms which the respiratory system has developed forgot itself. Which is the air brain get trapped in dusts and Huh? particles. The brain is would have